The shadows have eyes, little boy. मकर संक्रांति का दिन था। गांव में धूप सुनहरी चादर की तरह फैली हुई थी। बच्चे एक्साइटेड हंसते हुए छतों पर चढ़कर पतंग उड़ा रहे थे। हवा में खुशियों की महक थी और चारों तरफ गूंज रही थीं आवाजें। वो काटा, लट्टू दे, छोड़ छोड़। लेकिन उसी हंसी खुशी के बीच एक ऐसी बात भी थी जिसके बारे में गांव वाले खुलकर बात नहीं करते थे। एक पुरानी डरावनी मान्यता। सूर्य ढलने के बाद यहाँ पतंग नहीं उड़ाई जाती, क्योंकि लोग कहते थे तब आसमान में सिर्फ पतंगे नहीं उड़ती, कुछ और भी, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। बुजुर्गों के चेहरे अचानक गंभीर हो जाते, बात बदल दी जाती। कोई कहता, बच्चों को समझाओ, शाम के बाद छत पर मत चढ़ने देना। जो हुआ था वो फिर नहीं होना चाहिए। कहानी सालों पुरानी थी। एक लड़का जो पतंगों का दीवाना था, उस दिन भी आसमान में सबसे ऊंची पतंग उसी की थी। लेकिन अचानक उसकी डोर उलझ गई और वो बिना सोचे छत के किनारे तक भागा। बस एक कदम और वो नीचे गिर गया। लोग दौड़े, चीखें गूंजी, लेकिन सब खत्म हो चुका था। उसकी आखिरी नजर आसमान में उड़ती पतंगों पर थी और तभी से कहते हैं उसकी आत्मा पतंगों के साथ घूमती रहती है। खासकर मकर संक्रांति की शाम को, जब सूरज ढलने लगता है और आसमान धीरे धीरे काला होने लगता है। कुछ लोगों ने छतों पर अजीब परछाइयां देखी हैं। कभी कोई डोर अपने आप कट जाती है, कभी पतंग नीचे नहीं गिरती, बस हवा में लटकती रह जाती है, जैसे कोई उसे पकड़े खड़ा हो। बच्चे डरते हैं। माएं जल्दी जल्दी अपने बच्चों को नीचे बुला लेती हैं। सूरज ढलते ही पूरे गांव की छतें खाली हो जाती हैं। सब जानते हैं उस वक्त आसमान में सिर्फ पतंगे नहीं उड़ती, कुछ और भी होता है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बार एक ऐसा बच्चा था जिसने तय कर लिया था कि वो इस नियम को नहीं मानेगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सूरज ढल चुका था। आसमान पर अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। राहुल, हाँ, वही लड़का जिसे डरावनी कहानियां सुनने का शौक था, अपनी दोस्त रवि के साथ छत पर खड़ा था। रवि हंसकर बोला, डरपोक मत बन, आज हवा बहुत बढ़िया है, रात में पतंग उड़ाने का मजा ही अलग है। तभी नीचे से दादी की आवाज गूंजी, सूरज ढल गया, उतर आओ, आज के बाद छत पर मत रहना। दोनों ने सुना, लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने बात को नजरअंदाज कर दिया। हवा तेज हो गई, पतंग ऊपर और ऊपर आसमान में दूर तक निकल गई। फिर अचानक डोर अपने आप खिंचने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पतंग को पकड़ लिया हो। रवि घबरा गया। वो चिल्लाया। राहुल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आसपास की छतें खाली थीं, कहीं कोई नहीं था। लेकिन डोर और भी जोर से खींचने लगी, जैसे कोई उसे अपनी तरफ घसीट रहा हो। राहुल ने धीरे धीरे देखा, सीधे गांव के बाहर पुराने शमशान की तरफ जाती जा रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, आवाजें धीमी पड़ गईं और आसमान में एक अजीब सी सन्नाटा भर गया। डोर ने एक आखिरी बार बहुत जोर से झटका खाया और दोनों दोस्तों को एक साथ एहसास हुआ कि ये खेल अब सिर्फ पतंग का नहीं रहा,
रात धीरे धीरे उतर आई थी। घर पहुंचते ही दादी ने दोनों के हाथ में तिल गुड़ रखा। वो बोली, तिल गुड़ खाओ, मीठा बोलो, क्योंकि आज की रात मीठे में भी कड़वाहट छुपी रहती है। उनके चेहरे पर स्पष्ट डर था, जैसे उन्हें कुछ पता हो, पर वो कहना नहीं चाहती थी। रात गहरी हुई, सब अपने अपने कमरों में सो गए। रवि की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा खिड़की के बाहर कुछ हिल रहा है। उसने धीरे धीरे नजर घुमाई और देखा खिड़की में एक पतंग फंसी हुई थी। पतंग काली, धागा भी काला, और वो धागा धीरे धीरे अंदर रेंगता हुआ सीधे उसके पलंग की तरफ आ रहा था। रवि ने कांपते हाथों से पतंग की तरफ देखा और उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। पतंग पर खून जैसी सूखी लकीरों से कुछ उकेरा हुआ था। मुझे वापस उड़ाओ। शब्द ऐसे लगे जैसे वो सीधे उसके दिमाग में फुसफुसा रहे हों। रवि ने आंखें कसकर बंद कर ली। उसने मन ही मन सोचा, ये सपना होगा, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली, पतंग अब भी वहीं थी, उसी खून सने धागे के साथ, और वही डरावना वाक्य उसकी तरफ घूर रहा था। सुबह धीरे धीरे उजाला फैल रहा था, लेकिन घर के भीतर डर अभी भी जिंदा था। राहुल और रवि एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखने लगे और सीधे पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी ने काली पतंग को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में हैरानी नहीं, बल्कि पहचान थी। धीरे से बोले, ये पतंग नहीं, ये बंधन है। सालों पहले यहीं इसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास अपनी पतंग नहीं थी, इसलिए वो दूसरों की पतंगें काट दिया करता था। एक दिन कुछ लड़के बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उस लड़के को छत से धक्का दे दिया। ये सब जानकर दोनों चले आए घर। शाम शांत थी, हवा जैसे थम सी गई थी, लेकिन काली पतंग अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। रवि घबरा कर बोला, धागा छोड़ दे, अभी छोड़ दे। लेकिन राहुल ने उस धागे को कसकर पकड़ लिया। धागा उसके हाथ में जलने लगा। अचानक उनके सामने एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा धुंधला, आंखें बिल्कुल खाली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे बोला, बस एक बार मेरे साथ उड़ चलो। तभी दादी भागती हुई छत पर चढ़ी। उनके हाथ में राख और तिल गुड़ था। उन्होंने बिना समय गवाए धागे पर राख छिड़क दी और मंत्र पढ़ने लगी। धागा काला पड़ने लगा। धीरे धीरे वो राख में बदल गया। छोटा लड़का कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे धुएं में घुलने लगा। उसका चेहरा मायूस हो गया। आवाज और धुंध दोनों गायब हो गए। पतंग एक झटके से जमीन पर आ गिरी और देखते देखते खुद ब खुद जलने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह राख बन चुकी थी। हवा फिर चलने लगी
आसमान शांत हो गया और उस रात गांव ने एक पुराना श्राप टूटते देखा। समय बीत गया। मकर संक्रांति फिर से लौट आई। छतों पर फिर वही शोर, हंसी, आवाजें और रंग बिरंगी पतंगे। लेकिन रवि के घर में सूरज ढलने के बाद कोई भी पतंग नहीं उड़ाता। रात होते ही दरवाजे बंद, खिड़कियां सावधान और दिलों में एक अनकहा डर। कभी-कभी गांव के लोग बताते हैं कि आसमान में बहुत दूर एक अकेली काली पतंग धीरे धीरे तैरती रहती है, क्योंकि सब जानते हैं कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती।